साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि पिछले 27 नवंबर 2020 से हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इस भीषण सर्दी में अपने आंदोलन का 44वां दिन पूरा कर रहे हैं और इस आंदोलन में उन्होंने अपने 55 बहुमूल्य साथियों को खो दिया है। इस कृषि कानून जो है केंद्र सरकार ने पास किया, जो 3 कृषि कानून हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मैं ये किस कृषि कानून के तीनों की आवश्यकता नहीं थी, इसके संदर्भ में एक बात बताऊं। हमारे केंद्र की जो सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो गुजरात से संबंध रखते हैं, उनकी जन्मभूमि गुजरात है और गुजरात के ही अपने कुछ पूंजीपतियों के समर्थन में आजकल कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। एक उदाहरण आपको दूं, फिर कृषि कानून पर आऊँगा। अभी आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानते भी होंगे कि जो कृषि की उपज का जो भंडारण है, जो 3 कृषि कानून जो पास हुए हैं उससे संबंधित है। ये तो आया 2020 में है ना, लेकिन ये पूर्व नियोजित ये कानून आए हुए हैं। मोदी जी के हम साथी कहें, घर का कहें, क्या भरोसेमंद कहें, या उनके फंडिंग वाले कहें, लेकिन ये बात है कि जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने 2020 में पास की है, जिस पर राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग चुकी है, उसके संदर्भ में आपको बताऊं कि 2016 को खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो हमारे देश में अनाज भंडारण की व्यवस्था करती है, उसने ये ठेका दिया कि हमारे अनाज के भंडारण के लिए। और आपको यह बात जान करके ताज्जुब होगी कि जितने हमारे देश के लोग, पूंजीपतियों ने या ठेकेदारों ने अब उस ठेका में भाग लिया था, उसमें सबसे कम मूल्य था अडानी जी का, और ये ठेका दिया गया 2016 में। और आपको यह बात जान के ताज्जुब होगी कि अडानी जी की जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन 2017 में हुआ है, मतलब कंपनी थी ही नहीं, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ठेका दे दिया अन्न भंडारण का। ये तो बिना प्रधानमंत्री जी के या बिना किसी बड़े समर्थवान ताकतवर व्यक्ति के बिना तो संभव हो नहीं सकता है। कानून 2020 में पास होता है, 2016 में ठेका निविदा या ठेका आमंत्रित किया जाता है, और ठेका अडानी जी को दिया जाता है, और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2017 में। और इनका लगभग 100 एकड़ में अन्न भंडारण का गोदाम भी बन रहा है हरियाणा के पानीपत में। उसे एक साथी ने, यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, उन्होंने उनका बाकायदे वहाँ जा करके उसका वीडियो बना करके सबको प्रसारित किया कि अडानी साहब का 100 एकड़ में बहुत बड़ा भंडारण केंद्र बन रहा है। उसके बाद अडानी जी ने, जरा देख लें, अंदाजा लगाएं आप, जो वीडियो शूट की गई थी वो पानीपत हरियाणा में है। जिन्होंने वीडियो शूट की वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, और वर्तमान में बंबई में रहते हैं। लेकिन इस देश की कानून व्यवस्था को जरा आप अंदाजा लगा दें कि देश की कानून व्यवस्था किस स्तर तक चली गई है। अडानी साहब ने मुकदमा दर्ज कराया अहमदाबाद में,
वीडियो शूट किया गया हरियाणा में। वो व्यक्ति मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, रहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुकदमा दर्ज करा दिया गया अहमदाबाद में। और अहमदाबाद के जज साहब ने ये कहा कि हमें ऐसा महसूस होता है कि इससे अडानी साहब की मानहानि होती है, इसलिए इस वीडियो के हर तरह के प्रसारण पर और इस संदर्भ में कोई और बात कहने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जा रही है। मतलब पहले क्या होता था, अदालतों में जो केस चलते थे तो उस पर दलीलें दी जाती थी, ठोस सबूत दिए जाते थे और फिर न्यायालय अपना निर्णय देता था। और अहमदाबाद की कोर्ट, जबकि उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं पड़ता, ना महाराष्ट्र पड़ता ना हरियाणा पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपना कानून पास कर दिया। यह है हमारे देश के पूंजीपतियों की ताकत। अब हम आते हैं कृषि कानून पे। केंद्र सरकार ने 2020 में कृषि कानून पास किया। अब मैं आपको इसके पहले की भूमिका में बता चुका हूं कि ये जो कृषि कानून है, इसकी जानकारी अडानी को 2016 में लग जाती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके विषय में अपना ठेका भी, नीलामी भी दे देता है। उसके बाद एक कानून आ रहा है 2020 में। कानून क्या है? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। जरा अंदाजा लगाएं आप। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आपको अंदाजा लग गया होगा, इन जो कृषि कानूनों के जो 3 कानून हैं, इनके शब्दों से भी अंदाजा लग गया होगा आपको कि ये तीनों कानून कहीं भी किसानों के हित में नहीं है। किसानों को जो तकलीफ है वह यह है कि कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, मतलब आपके खेत में आप अपनी फसल को बोएंगे, उसी समय आपके उत्पाद का करार हो जाएगा, कीमत का करार हो जाएगा और आप बाध्य हो जाएंगे जो जिससे आपका करार हुआ उसको अपना उत्पादन देने के लिए। वो आपसे उत्पादन ले लेंगे और औने पौने दाम पे, मतलब अपने मनमाने दाम पे आपको बेचेंगे। हमारे किसान कह रहे हैं हमें इस कानून की आवश्यकता नहीं है, और बात भी सही है। ये किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है, किसानों से पूछा ही नहीं जा रहा है कि हम आपसे कानून, आपके लिए क्या कानून बना रहे हैं। किसान से पूछना चाहिए। वातानुकूलित कमरे में बैठ करके किसानों की बात करना। किसान जो होता है सर्दी गर्मी बरसात में कीचड़ में अपना उत्पाद मेहनत करके कृषि उत्पाद करता है और उसका फैसला वातानुकूलित कमरे में बैठ करके तय किया जाए, ये कहाँ का नियम है? विज्ञापन देना चाहिए था किसानों से। कुछ जो किसान नेता हमारे देश में रजिस्टर्ड किसान नेता हैं, बड़े पुराने अनुभवी लोग हैं, उनसे राय मशविरा लिया गया होता, फिर कानून बनाया जाता। लेकिन आनन फानन में कृषि कानून पास कर दिए गए। और मैंने आपको बता दिया कि इस भूमिका में पैदा किए गए एक अडानी का आपको उदाहरण दे दिया कि 2016 में अडानी साहब को अन्न भंडारण का ठेका दे दिया गया 4 साल पहले।
जबकि अडानी साहब की कंपनी जो अस्तित्व में आई 2017 में, और वो अपना बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, आपसे किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो आपके 3 कानून हैं, इसकी हमें कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और जब मुझे जब ज़रूरत नहीं थी तो आप ज़बरदस्ती नहीं ना हमको कानून देंगे, क्योंकि सीधे कृषि उपज पर ये कानून बनाया गया है। और इसी आंदोलन में जो पिछले 27 नवंबर 2020 से जो आंदोलन चल रहा है, इसके संदर्भ में केंद्र सरकार 8 बार किसान नेताओं से बैठक भी कर चुकी है, और बड़ी कोशिश की केंद्र सरकार के पास जितने तंत्र थे, उस तंत्र से इन किसान नेताओं को, जो 44 दिन में अपने 55 साथियों को गंवा चुके हैं, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, कोशिश की जा रही है अभी भी। और कुछ अंधभक्तों ने तो इन किसान को, जिनका पैदा किया हुआ तो उत्पाद किया हुआ अन्न खाते हैं, उन अंधभक्तों ने तुम्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, विपक्ष के इशारे पे, पाकिस्तानी के इशारे पे, चीन के इशारे पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा। कितना दुख होता है जिनकी पैदावार से लोगों का जीवन पलता है, जिसके पैदा किए हुए अन्न को लोग खाते हैं, उन किसान को, जिन्हें हम देवता का रूप लेते हैं, देवता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश केंद्र सरकार के इशारे पे क्या क्या नहीं किया गया। और जब यह आंदोलन दिल्ली की भीषण सर्दी में, जहाँ 10 दिन तक तो बरसात का मौसम रहा, हाड़ कपा देने वाली सर्दी रही, उसमें भी हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, हमारे देश में एक मानसिकता बना दी गई है कि जिसके शरीर में कपड़े फटे होंगे, मैले कुचैले होंगे, दुबला पतला होगा, सबके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता होगा, वही किसान है। ये एक पहचान बना दी गई हमारे देश के किसानों की। और जिन लोगों ने आज किसानों पे आरोप लगाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि तब के किसान और अब के किसान में अंतर है। किसानों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। किसानों के बच्चे पुलिस में, फौज में, बड़े बड़े IAS IPS हैं। तो अब किसानों को जीर्ण शीर्ण काया, फटे पुराने कपड़ों में किसान आप देखना चाहते हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। देश को 70 साल आज़ाद हुए हुआ, हर किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, अपने बच्चों के मेहनत से किसानों के भी दिन लौटे हैं। तो किसान फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण काया में अपने हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाए, तभी उसकी बात मानी जाएगी। इस भीषण सर्दी में किसान अपने साधन से इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें किसान भी मानने में लोगों को अभी तकलीफ हो रही है। और चंद लोगों को अपने सामने बैठा करके मीटिंग करके कहा जाए कि कुछ किसान जो असली किसान हैं हमारे पक्ष में हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष का भी नाटक खेला जा रहा है, जबकि किसानों की मांग है, पक्ष विपक्ष का मामला ही नहीं है। किसान ये कहते हैं कि जो आपने 3 कृषि कानून बनाए हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं, उस अनाज में जो मेरी लागत है और उसमें कुछ आय जोड़ करके, आमदनी जोड़ करके हमें कृषि समर्थन मूल्य दीजिए, MSP जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
मतलब हमें जो हम अपना जो उत्पाद पैदा करते हैं, हमें उसकी गारंटी दीजिए कि हमें अपना समर्थन मूल्य मिलेगा। आप सब जानते हैं, अभी आप ही देखिए, आप सब लोग अनुभवी लोग हैं कि 50 रुपये 60 रुपये किलो आलू बिक रहा था, और अब जब किसानों के आलू उत्पादन का समय आ गया तो 8 रुपये 10 रुपये किलो आलू हो गया। गेहूं का समर्थन सरकारी मूल्य है 19 रुपये या 19 रुपये कुछ पैसे, लेकिन अगर हम सरकारी गोदाम पर अगर अपना ये गेहूं बेचने जाएं तो पहले 10 दिन तक चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर हमें एक तारीख दी जाएगी कि आप अपना गेहूं लेके आइए। वहाँ पर भी अगर हम वहाँ के बाबू को, वहाँ के प्रभारी को कुछ देंगे तो हमारा गेहूं जल्दी तौला जाएगा, नहीं तो हम जिस साधन से लेके जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली से या जैसे भी, वो 2 दिन तक वहाँ रोक लिया जाएगा। फिर उसका पैसा आने के लिए हमें कृषि का कागज, जिसको हम देहाती भाषा में इंतखाब कहते हैं, इंतखाब देंगे। उसके बाद अपने मर्जी से समय लेकर के वो हमारे खाते में पैसा आएगा। मतलब हम अपना उत्पाद बेच रहे हैं, आज हमें पैसे की ज़रूरत है, और वो ये जो सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करने में लगेंगे 15-20 दिन। तो किसान इंतजार कर पाएगा क्या? कि हमारे जो किसानों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, जब उनका उत्पाद के खेत में पैदा होता है, उसके बाद मनमाने रेट पे वो बेचने के लिए मजबूर होते हैं, और जब वो अपना उत्पाद बेच देते हैं, खाली हो जाते हैं। अब ये बात तो है कि उनको अपने ज़रूरत भर के अनाज अपने पास रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, और अपनी मजबूरी और अपनी ज़रूरत के नाते वो अपना सारा उत्पाद बेच देते हैं औने पौने दाम पे, और उसी को कई गुना रेट पर ख़रीदते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण मैंने दिया कि जब किसानों के पास या आम के सब लोगों के पास लोगों ने 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू खरीदा, और आज खेत में किसानों के पैदा हो गया, तो किसान जो है 8 रुपये 10 रुपये किलो बेचने को मजबूर है। और 8 रुपये 10 रुपये किलो किसान नहीं बेचता, 8 रुपये 10 रुपये तो लोगों तक पहुंच रहा है, किसान शायद इससे भी कम रेट पे बेचता होगा। तो ये जो विडंबना है किसानों के साथ, ऐसी कब तक चलेगी? इसलिए किसानों का दर्द बहुत जायज़ है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमारे उत्पाद का समर्थन मूल्य दीजिए, मतलब हमारी जो लागत लगी है और उसमें कुछ मुनाफा जोड़ करके जो मेरा होता है वो हमारा समर्थन मूल्य दीजिए, MSP दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारी जो उत्पाद लगा है और हमारा कुछ मेरा मुनाफा जोड़ कर दीजिए, और तय कीजिए कि हम जो उत्पाद पैदा करेंगे उसके साथ ये ना हो कि जब हम उत्पाद पैदा करें तो 20 रुपया किलो सरकारी रेट है और हम बेचने को मजबूर हैं 10 रुपया, और कोई 10 रुपया खरीद ले। नहीं, जो 10 रुपया खरीदे, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जैसे जो भी कोई कारखाना कोई सामान उत्पाद करता है या दवाई है, कोई भी चीज़ है, तो वो रेट खुद तय करता है। और किसान का रेट कौन तय करता है? वातानुकूलित कमरे में बैठ करके लोग, उसके बाद भी उसको वो मूल्य नहीं मिलता। और जो कंपनी वाले पैदा बनाते हैं उनको वो मूल्य मिलता है, क्योंकि उनके उत्पाद की गारंटी है। यही किसान चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। और आपको एक बात बताएं, हम भी, आप भी, सब लोग पढ़ते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सच है, ज़्यादातर लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, और गांव में कुछ शहरों में भी खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और इसी उत्पाद का विवाद है। और आप हमारे जानते हैं कि हमारे देश में 3 श्रेणियों में किसानों का वर्गीकरण किया गया है। एक किसान जिनके पास खेती की जमीन एक सीमा से ज़्यादा है, वो बड़े किसान हैं। उनसे जिनकी ज़मीनें थोड़ी कम हैं, मध्यम श्रेणी के किसान हैं। और कुछ
उनसे भी नीचे हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, उनको लघु सीमांत कृषक कहते हैं। और आप ये सब जानते हैं कि जो लघु किसान हैं वो बेचारे इस स्थिति में कभी नहीं रहे किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए। वो तो अपने कमाने खाने तक व्यस्त रहेंगे, बेचारे कहाँ आंदोलन करेंगे। उनके साथ परिवार जुड़ा हुआ, उनकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जो बड़े किसान एक साथ हुए हैं, मध्यम श्रेणी के किसान भी एक साथ हुए हैं। और मैं सलाम करूंगा उन पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जो अपना घर बार छोड़ करके अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस भीषण सर्दी में, जहां 10-10 दिन से बारिश के मौसम हुए, उसमें उन्होंने अपने 55 साथियों को गंवा करके भी धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि हमारे देश के हर श्रेणी के किसान को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। क्यों? सब पीड़ित हैं। बड़ा किसान तो कुछ दिन तक झेल जाएगा, छोटा किसान नहीं झेल सकता, मध्यम श्रेणी का किसान नहीं झेल सकता। वो अपने उत्पाद से, अपने कृषि उत्पाद से बहुत सारी उम्मीदें पाले रखता है, और जैसे उसका उत्पाद घर में आता है वो बेचना शुरू कर देता है और उसको उसके भाव नहीं मिलते। बड़ा किसान तो कुछ दिन रुक भी सकता है, या अपने कुछ उत्पाद बेच करके कुछ को अपने पास भंडारण कर सकता है। छोटा किसान तो नहीं कर सकता, मध्यम वर्ग का भी किसान नहीं कर सकता। लेकिन इस भीषण सर्दी में जो बड़े किसान हैं, मध्यम श्रेणी के किसान हैं, वो 44 दिन से दिल्ली की भीषण सर्दी में अपने हाड़ कपाती ठंडी में धरना दे रहे हैं। और केंद्र सरकार उनसे 8-8 बार मीटिंग भी कर चुकी है, और कहीं कहती है कि ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये भ्रमित लोग हैं। असली किसान तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता है। और ये कहना कि केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान इसमें क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना गलत है। सरकार का ये कहना कि केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इस तरह का कुतर्क सरकारों को नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कृषि उत्पादन करने वाला ये देश है, और देश के हर कोने में लोग खेती किसानी करते हैं, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। और चाहे छोटा से छोटा किसान हो, वो भी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने उत्पाद को थोड़ा बहुत जरूर बेचता है, जिसका उसे मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को इस तरह के कुतर्क में नहीं फंसना चाहिए कि ये तो केवल हरियाणा, पंजाब के ही किसान हैं। ऐसा नहीं है। ये भावना देश के हर किसानों के मन में है कि उनके साथ ऐसा होता आया है। वो इससे 2-4 होते रहते हैं, पीड़ित भी होते रहते हैं, उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को, जो पूंजीपतियों के हित में मैंने आपको बताया कि अदानी के लिए कैसे कैसे किया गया था, तो पूंजीपतियों का मोह छोड़ करके सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। और वो किसान हमारे देश के मतदाता हैं, अन्नदाता हैं। वो कोई दूसरे की समस्या नहीं, अपनी समस्या कह रहे हैं। और देश के सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके तकलीफ को, उनके कष्ट को दूर करने की। और क्या मांग रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि भाई जो हमें आज तक नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको दीजिए, हमारे गारंटी दीजिए। जैसे अन्य उत्पाद लोग करते हैं, कारखाने वाले करते हैं और लोग करते हैं, उनको उसका उत्पाद मिलता है, उनको इसकी गारंटी है, तो हमारे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए। यही तो चाहते हो। क्या चाहते हैं क्या? और आप उनको ज़बरदस्ती अपने 3 संशोधन बिल दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा सीधे पूंजीपतियों को होगा, तो ये गलत है। और मैं चाहता हूँ कि देश का हर व्यक्ति, चाहे भले किसी पेशे में हो, नौकरी में हो,
वो अन्न खा करके ही बड़ा होता है। अन्न ही खाएगा जब तक उसका जीवन रहेगा। मैं देश के उन अन्नदाताओं को दिल से सलाम करता हूँ जो दिल्ली की भीषण सर्दी में 44 दिन से अपने 55 साथियों को गंवा करके भी उसी धीरज के साथ, उसी अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं। और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। मैं देश के उस सभी कृषि उत्पादन करने वाले साथियों से, भाइयों से, अपने बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग दिल्ली के आंदोलन में अगर आकर के यहाँ नहीं धरना दे पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जैसे माध्यम से सरकार पर दबाव बनाइए कि सरकार जो किसानों की उचित मांग है, किसान जो अपने उत्पाद का समर्थन मूल्य मांगता है, सरकार इस कानून को बनाए। और जो जबरन किसान भाइयों आप लोगों पे ये जो 3 कृषि कानून जबरदस्ती थोपे गए हैं, जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये कुल पूंजीपतियों के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कानून पास किए गए हैं, उससे सरकार रद्द करे। बस मैं यही चाहता हूँ और आप सबसे मुझसे बड़ा विनम्र निवेदन करता हूँ कि देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है और इतना अनुशासित आंदोलन आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि अपने 50-55 साथियों को गंवा लेने के बाद भी हमारे किसान भाई उसी अनुशासन से बैठे हुए हैं और सरकार के हर बैठकों में उसी शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लेते हैं। और जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, या पाकिस्तान या कनाडा, अमेरिका या चीन के फंडिंग से, उनकी मदद से आंदोलन में बैठे हुए हैं, आप उनके मुंह पे लगाम लगाइए और उनसे कहिए कि हर व्यक्ति अनाज खाता है। और यह बात सभी जानते हैं कि किसानों के साथ ये ज्यादती हरदम होती है। ये उनका उत्पाद तैयार हो जाता है तो भाव गिर जाते हैं और जैसे ही समय आगे महीना 2 महीना निकलता है, किसी उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है जिसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है, पूंजीपतियों को मिलता है, भंडारण करने वाले लोगों को मिलता है। इसलिए इस कानून में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो लोग जहाँ भी हैं इस कानून का समर्थन कीजिए। और देश के इतिहास में इतना अनुशासित, इतना बड़ा जन समर्थन लेकर के कोई आंदोलन आज तक कामयाब नहीं हुआ है। इसे कामयाब करें और हमने जो आप लोगों के सामने अपनी बात रखी है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।